नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो इस वर्ष के लिए बजट दिया है, उसके कुछ पहलू आप सबके सामने रखने के लिए, जैसा आपको विदित है, as you are aware that the India and the entire world went through the COVID-19 pandemic. There were many challenges in front of India and the entire globe. India performed well under the able leadership of Prime Minister Modi, and Prime Minister rightly said during the COVID-19 pandemic that we have to look for opportunities during the time of adversity. आपदा में अवसर ढूंढने। मृत्यु दर दुनिया भर के जिन देशों में सबसे कम रही, उनमें से एक भारत है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाना, उसमें भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया है और 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाने का काम भी किया है। कोविड-19 के समय जब हमने कहा आपदा में अवसर, तब सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स पावर, कोल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, स्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन, इतने सारे क्षेत्रों में रिफॉर्म्स लेकर आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। इंडस्ट्री को पैसा देना था, स्टेट्स को पैसा देना था, गरीब को अन्न और धन दोनों की कमी ना आए, वो भी मोदी सरकार ने किया। हमने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल और चना देने का काम दुनिया में किसी देश ने किया तो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर उद्योग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सबको एडिशनल 20% वर्किंग कैपिटल बगैर किसी कोलेटरल, बगैर किसी गारंटी के दी तो मोदी सरकार ने दी। ये सब बातें मैं आत्मनिर्भर पैकेज की बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वहीं से वापसी का रास्ता शुरू हुआ। जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें तेजी के साथ वी शेप रिकवरी होनी शुरू हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 4 महीने लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हर महीने में भारत में हुई और जनवरी महीने में 1,20,000 करोड़ की लगभग जीएसटी कलेक्शन हुई, रेवेन्यू आया। अब हम सबके सामने चुनौती थी कि अगला बजट कैसा। Now I'll come straight to the budget and provisions made in the budget or the announcements of the budget for the year 2021-2022. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बजट में वो सब कदम उठाए गए हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने और अगले 4-5 वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। पिछले वर्ष यानी कि इस वित्तीय वर्ष में 20-21 में हमारा बजट था 30,42,000 करोड़ का। द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 was 30,42,000 crore rupees, and budget for the year financial year 21-22 has been increased by 4,08,075 crore rupees to the tune of 34.50 lakh crore rupees। 4,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी 21-22 के बजट में भारत सरकार ने रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 34.5% की वृद्धि है। 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जाएगा। एंड इफ यू लुक एट द हेल्थ बजट, हेल्थ एंड वेलनेस बजट, there is an increase of 137%. It has gone up from 94,000 crore rupees to 2,23,846 crore rupees. अगले साल हेल्थ एंड वेलनेस बजट 2,23,846 करोड़ रुपया होगा, जो 137% की वृद्धि है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और प्रधानमंत्री
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो नई योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। देश के 650 जिलों में अस्पतालों को में सुधार करना, हमारे हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में और सुधार करना, टेस्टिंग लैब्स और बाकी सब सुविधाएं देना, इस सब की तरफ प्रयास किए जाएंगे। हर घर नल, नल से स्वच्छ जल। Every house will have potable drinking water, clean drinking water, and an amount of 50,000 crore rupees has been earmarked for the Jal Jeevan Mission. 50,11 करोड़ रुपए का प्रावधान जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है। अब तक 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना से मिला था। 1 करोड़ और महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर मिलेंगे। हमने पिछले साल मनरेगा में रिकॉर्ड बजट 61,000 करोड़ रखा था, फिर कोविड के चलते उसमें 40,000 करोड़ की वृद्धि और की, फिर 10,000 करोड़ और दिया प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना में। इस साल हमने बजट को 61,000 करोड़ से बढ़ाकर 73,000 करोड़ रुपया किया है। यही नहीं, अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में 1,10,000 करोड़ रुपया हम किसानों को दे चुके हैं। हर किसान को 6-6 हजार रुपया उसके खाते में आता है साल में। फॉर द ईयर 21-22, 65,000 crore rupees has been earmarked under the PM किसान सम्मान निधि। 65,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के लिए पीएम किसान योजना में रखा गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी 32 स्टेट्स में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग हो, उसका प्रावधान करने का हमने किया है। असम और बंगाल के टी स्टेट के जो मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर मिले और पर्याप्त सुरक्षा हो, इसका भी प्रावधान किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषण अभियान की शुरुआत और इसके और बेहतर परिणाम हो, मिशन पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में जैसा मैंने पहले कहा, किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपया पीएम किसान में किया, तो अब किसानों को सुलभ ऋण योजना मिल सके, तो पिछले बजट से इस बार 10% की वृद्धि की गई है। 16.5 लाख करोड़ रुपया ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध होगा, ये भी हमने करके दिया है। पिछले साल भी हमने 1,000 से ज्यादा बाजार, ई बाजार के साथ मंडियों को जोड़ा था। इस साल भी 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई बाजार यानी कि ई नैम के साथ जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास निधि को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया किया गया है, ताकि गांव-गांव में और पैसा खर्च हो सके। ये मनरेगा के अलावा अलग से है। माइक्रो इरिगेशन स्कीम को, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा हो, सिंचाई योजना ज्यादा हो, माइक्रो इरिगेशन को भी दुगना किया गया है, बढ़ोतरी करके 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमने पहले ही कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको लागू किया। और यूपीए की सरकार, कांग्रेस के समय में और हमारे समय में, हमने एमएसपी की खरीद 2.5 गुना ज्यादा की है। द प्रोक्योरमेंट एंड द प्राइस was 2.5 times more than the UPA time under the MSP regime. We have spent close to 8 lakh crore rupees on the procurement of food grains and pulses. स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाने के लिए 15,000 नए स्कूलों को इसमें चुना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और काम किया जाए, हम वो भी करने वाले हैं।
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 38,000 करोड़ रुपीस का नए स्कूल बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 5 साल में, ताकि और रिसर्च हो और पेटेंट फाइल हो सके, हिंदुस्तान में और आगे काम करने का अवसर हो। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, इससे भी देश भर में और लाभ मिलेगा। डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। 4.78 लाख करोड़ रुपीस will be spent on the procurement of items related to armed forces or the defense forces, and there is an increase on the capital expenditure, budget for the capital expenditure as well. अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले इतना ही कहूंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट भी हमने बढ़ाया है, 1,75,000 करोड़ किया। सेंसस भी डिजिटल होगा तो 3,768 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया गया है। अगर आज आप देखें तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 590 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। इंडिया हैज फॉरेक्स रिजर्व्स मोर देन 590 यूएस बिलियन डॉलर्स, which is the highest ever, and it is up by 119 US billion dollars from the previous year. And if you look at the external debt, it is only 554 billion dollars. So considering the forex reserves, India now is a net creditor. टेक्सटाइल पार्क्स, हम 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क्स खोलने वाले हैं। मित्र नाम से इसको प्लग एंड प्ले मॉडल के रूप में देखा जाएगा। हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट भी यहां से शुरू होगा। नई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उपलब्ध होगी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। ये बड़ी लंबे समय से मांग थी। 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बनेगी जिससे बैंकों के जो एनपीएस है उनको खरीदने का और क्लीनिंग का काम होगा बैलेंस शीट्स को। ये बजट इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पारदर्शी है और देश को, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला है, जिसके कारण आपने पहले दिन भी देखा होगा सेंसेक्स में 2200 अंक से ज्यादा उछाल थी, अगले दिन 1200 पॉइंट से ज्यादा उछाल थी। और अब जीरो एक्स्ट्रा बजटरी बोरिंग्स जो पहले कभी एनएसएसएफ या बाकी सब के माध्यम से दिखाई जाती थी, उसको भी साफ करके आज बजट पर दिखाया गया है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार में देखने को मिली तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिली है। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर से एफडीआई भी अप्रैल से अक्टूबर तक रिकॉर्ड कोविड के टाइम पर भी भारत में आई, क्योंकि भारत में अच्छा नेतृत्व, अच्छे निर्णय करने वाली सरकार और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो कदम उठाए गए उसको लेकर आज दुनिया का विश्वास भारत में बना है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने ईज ऑफ कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो बहुत सारी बातें उसी दिशा में होंगी। अगर लेकिन 2-3 बातें अगर आप कहेंगे तो मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि जो पहले 6 साल तक के इनकम टैक्स के केस खुल जाते थे, अब केवल 3 साल तक के खुलेंगे और स्पेशल परमिशन के बाद ही 10 साल तक के केसेस को खोला जा सकता है। और उसमें भी एक सर्टेन लिमिट है जिसके पीछे डेटा अगर होगा, पर्याप्त सबूत होंगे कि किसी के खिलाफ वो कार्रवाई करने की, तभी खुल पाएगा। और जो रिलीफ दिया डिविडेंड के लिए कि जो डिविडेंड पे करते थे रीट और नीट के लिए, उसके लिए भी हमने रिलीफ दिया टैक्स पेयर्स को। यहां तक कि जो 50 लाख तक की जिसकी आमदन है और केवल 10 लाख तक का ही उसका डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स है, वो भी अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकता है। ये भी फेसलेस होगी। जैसे हमने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की, उसी तर्ज पर ये फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी ताकि लोगों के डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो सके। ये भी बहुत बड़ा कदम है। फेसलेस इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा। देखिए, इतनी मोदी सरकार ने कदम उठाए कि फेसलेस, ताकि इंटरफेस खत्म हो सके
जो तंग किया जाता था, टैक्स टेररिज्म होता था, उससे मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के आम नागरिक और व्यापारियों के लिए किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे मान लीजिए मेरे किसी पत्रकार भाई को या किसी और मध्यम वर्ग के या लो इनकम ग्रुप के व्यक्ति को घर खरीदना था, तो अब आपको जो 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलता, डिडक्शन मिलती थी, वो भी 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है ताकि आप घर खरीद सकें। और सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग और हो तो उनके जो कंपनीज को फायदा इसमें मिलता था टैक्स हॉलिडे का, उसको भी 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है 31 मार्च 2022 तक। और अफोर्डेबल हाउसिंग या रेंटल इनकम जिसके आती हो, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसको भी हमने किया है, नई टैक्स एग्जम्पशन पॉलिसीज पे लेकर आएंगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। क्योंकि हैदराबाद में बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए 1 साल और हमने जो टैक्स हॉलिडे था वो उसको भी बढ़ाया है। द एलिजिबिलिटी पीरियड टू क्लेम टैक्स हॉलिडे फॉर द स्टार्टअप्स is extended by 1 more year to 31st March 2022. In addition to that, in order to incentivize investment in the startups, it is proposed to extend the eligibility period for claiming capital gains exemption for investment made in startups by 1 more year till 31st March 2022. ये भी फायदा स्टार्टअप्स के लिए है। और जो डिजिटल पेमेंट्स के ही अपना काम धंधा करता होगा, 5 से 10 करोड़ तक की जिसकी डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से ज़्यादा होती होगी और 5 से 10 करोड़ तक जिसका काम है, उसको भी ऑडिट से एग्जम्पशन मिलेगी। ये भी एक बड़ा सहूलियत उसको दी गई है। ऐसे बहुत सारे कदम हमने उठाए, सब पे चर्चा नहीं अभी कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं। रेलवे लाइन को लेकर अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो रेलवे के 9 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स कवरिंग लेंथ ऑफ 1071 किलोमीटर्स एंड अमाउंट टू द ट्यून ऑफ 15,409 crore rupees. Railways lines, which is doubling project covering a length of 1,422 kilometer, an amount of 14,172 crore rupees will be spent on that. So ऐसे 15 प्रोजेक्ट हैं जिसकी कुल कीमत 29,581 करोड़ रुपया है। 2,493 किलोमीटर की ये लेंथ है। ये कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में पड़ता है, कई जगह पूरा हिस्सा ही तेलंगाना में पड़ता है कुछ रेलवे लाइन का, और इसको डिफरेंट स्टेज पर है ये प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन की और अप्रूवल की। और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी 1,450 किलोमीटर को देखा गया, जिसके ऊपर 1,571 करोड़ रुपया खर्च होगा। जो नई नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है विजयवाड़ा टू इटारसी, ये भी तेलंगाना से होकर गुजरेगी। इसको भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टेकअप किया गया है। टैक्स डेवल्यूशन में भी 21-22 में तेलंगाना को 13,990 करोड़ रुपया मिलेगा। फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स में 2,905 करोड़ रुपया। और हमने पहले भी कोविड के समय तेलंगाना के लिए भी FRBM एक्ट में भी वृद्धि की, 3% से बढ़ाकर 5% किया। वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस को भी 60% से ज़्यादा बढ़ाया था। स्पेशल असिस्टेंस भी तेलंगाना राज्य के लिए अलग से करके दी, लगभग आई थिंक 380 करोड़ रुपए के लगभग शायद वो थी। बाकी कदम भी उठाए हैं। अन्न और धन जो चाहिए था वो भी